एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं और आज जो है हमारा डे 4 है 40 डेज़ क्रैश कोर्स का। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। 2019 में यहाँ से क्या आया था वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, लॉजिक सर्किट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, जो लॉजिक सर्किट होते हैं उनको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। दैट इज फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सेकंड वन इज सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और ये भी पूछेगा कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है आपके एडर होता है, सबट्रैक्टर होता है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, तो ये जो है आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो आपके रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, काउंटर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम पूछ लेगा आपसे, इस तरीके से पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, लाइक उसने एनकोडर दे दिया, मल्टीप्लेक्सर दे दिया और एडर दे दिया और एक दे दिया उसने रजिस्टर। ठीक है, और बोलेगा कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है, तो आप किस पे टिक करोगे? रजिस्टर पे। तो सबसे पहले जो इनके बेसिक्स हैं उसी पे क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन से होते हैं और सिक्वेंशियल सर्किट कौन से होते हैं। अब आगे आ जाओ। आगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होते क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो combinational logic circuit consists of logic gates whose output is determined by the combination of current input। तो लॉजिक गेट्स जो है हम कॉम्बिनेशन सर्किट में यूज़ करते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं जो इसकी आउटपुट होगी वो क्या किस पे डिपेंड करेगी, करंट इनपुट पे। ये चीज़ आपको सिर्फ यही ध्यान देना है, कॉम्बिनेशन सर्किट में जो हम आउटपुट जो हम यूज़ करते हैं वो उसकी करंट इनपुट पे डिपेंड करती है। पास्ट में उसका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड। कोई फीडबैक नहीं होता। फीडबैक का मतलब ये है कि क्या पास्ट से उसका कुछ कनेक्शन है, तो बिल्कुल कोई भी कनेक्शन नहीं है। नो मेमोरी इज रिक्वायर्ड, कि कुछ पास्ट से नहीं है, उसको करंट इनपुट मिल रही है, वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही यहाँ पर कोई भी फीडबैक जो है रिक्वायर किया जाता है। कॉम्बिनेशन सर्किट जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे जो हैं आपके एग्जाम्पल हैं किसके, कॉम्बिनेशनल सर्किट के। क्लियर है? ये देखो, इसका जो है डायग्राम है। जैसा कि मैंने कहा कि देखो, करंट इनपुट दी और आउटपुट आपको मिल गई। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आउटपुट यहाँ से जाएगी प्रीवियस की, यहाँ इनपुट में अटैच होगी, देन आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट सिर्फ करंट पे बेस करता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब देखो, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट अरेंज्ड इन पैरेलल एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट इनपुट एंड द प्रेयर आउटपुट। ठीक है, तो मतलब ये पास्ट की जो आउटपुट आपको मिलती है उसके ऊपर बेस्ड रहता है। सिर्फ करंट इनपुट पे तो रहेगा ही रहेगा, साथ में पास्ट आउटपुट पे भी रहेगा। सिक्वेंशियल सर्किट ऑल्सो कंटेन्स मेमोरी एलिमेंट दैट आर कैपेबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रियर आउटपुट। तो ऑब्वियसली जब वो पिछली आउटपुट को यूज कर रहा है एज ए इनपुट, तो उसको कुछ ना कुछ मेमोरी भी तो चाहिए होगी ना उसको स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर हम वही यूज करते हैं कि मेमोरी जो है सिक्वेंशियल सर्किट में चाहिए, प्रियर आउटपुट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि इनपुट से कनेक्ट करवा सके, ताकि हमें आउटपुट मिल सके। यहाँ पर जो इसके एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, फ्लिप फ्लॉप है, शिफ्ट रजिस्टर है और काउंटर है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर अगर मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल लूँ तो आप जो है अपनी मेमोरी का एग्जाम्पल ले सकते हो। लाइक अगर आपने कल डे 3 की क्लास अटेंड की थी और अगर आपको डे 3 का कुछ भी याद नहीं है, आपका ब्रेन वॉश हो गया है डे 4 का, तो मतलब ये है कि आपके पास मेमोरी नहीं है ना। मतलब अगर आप कुछ याद ही नहीं रख पा रहे हो तो आपको मेमोरी की ज़रूरत नहीं है ना। आपके अगर आपका माइंड किसी चीज़ को याद रख रहा है 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी या 4 दिन पुरानी, तो इट्स मीन ये है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोरेज है, कहीं ना कहीं मेमोरी है जो उस चीज़ को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। कॉम्बिनेशन सर्किट में कोई भी प्रियर आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ करंट इनपुट होती है। दैट्स वाई वहाँ पर कोई भी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। सिक्वेंशियल सर्किट क्या कहता है कि यहाँ पर वो जो इनपुट है, जो आउटपुट है, वो प्रियर जो है आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
दोनों की एग्जाम्पल देख लिए, क्वेश्चन कैसे आता है वो मैंने बता दिया। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। एक तो ये पूछ लेगा इसमें से कौन सा सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है, कौन सा कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं है, कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, कौन सा सिक्वेंशियल सर्किट होगा, या फिर जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है डेफिनेशन पूछ लेगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब देखो डिजाइनिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट, किस तरीके से आप डिजाइनिंग करते हो कॉम्बिनेशनल सर्किट की, क्योंकि सिक्वेंशियल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट को, इसलिए जो है हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, एडर, सब्ट्रैक्टर, आपका मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर, इन सबको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो डिजाइनिंग में सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल, कि कितने जो है नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट जो है आपको रिक्वायर है। मतलब उसके बाद देखो कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ टेबल, आपने फिर क्या किया, एक ट्रूथ टेबल बनाए जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, ऑब्टेन द फंक्शन और द लॉजिकल एक्सटेंशन फ्रॉम द ट्रूथ टेबल यूजिंग के मैप, ठीक है। ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट बेस्ड ऑन ऑब्टेन्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन, आप क्या कर रहे हो, एक लॉजिक सर्किट क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, जो कि किस पे बेस्ड है, आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन पे। क्लियर है। तो ये जो है आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आप कॉम्बिनेशन सर्किट को जो है बनाते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त फॉलो करते हो। अब आगे देखो अर्थमेटिक सर्किट। अर्थमेटिक सर्किट क्या होता है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। लाइक बाइनरी एडर जो है बाइनरी एडिशन को ऐड करवाएगा, और बाइनरी सब्ट्रैक्टर परफॉर्म करेगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन को। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम देखेंगे एडर क्या होगा, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो है अब एडर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हाफ एडर और फुल एडर। एडर की दो टाइप हो गई, हाफ एडर और फुल एडर। अब देखो क्लासिफिकेशन और सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर भी आपका सेम है, हाफ सब्ट्रैक्टर होगा और फुल सब्ट्रैक्टर होगा। हाफ एडर क्या होता है, द सर्किट इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू 1 बिट नंबर, ठीक है। तो हाफ एडर क्या कहता है कि हम इसमें ऐड करवाते हैं 2 बिट नंबर। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि हाफ एडर में हम 2 बिट को ऐड करवाएंगे और फुल एडर में हम 3 बिट को ऐड करवाएंगे, बिकॉज 2019 में आपका एडर के ऊपर क्वेश्चन आया था एचटेट में, ठीक है। एचटेट में 2019 में एडर के ऊपर क्वेश्चन आया था, लेकिन जो है क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, गलत कह सकते हो, गलत बन गया या कुछ भी हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि 2 बिट फुल एडर में कितने जो है आप गेट यूज़ करोगे, ठीक है। तो 2 बिट फुल एडर नहीं होता, 2 बिट जो है आपका हाफ एडर होता है। तो इसी वजह से सबको क्या मिला था, स्टार, यानी कि सबको ग्रेसिंग मार्क्स मिले थे। क्लियर है। तो हाफ एडर जो है यहाँ पर यूज़ करता है, दो बिट नंबर को ऐड करवाता है। लाइक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इनपुट देखो ए बी, और आउटपुट जो है आपको क्या मिलेगी। आप जब ऐड करवाते हो दो नंबर को, ये एक तो आप सम करवाते हो और एक आपकी कैरी जाती है ना, कि जिसको आप हसल भी बोलते हो, कि हसल चढ़ गई एक, है ना, तो उसको हम कैरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 0 को मैंने ऐड किया, 0 + 0 दैट इज 0। 0 में अगर मैं 0 ऐड करूँगी तो आपको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, 0 ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 0 में 1 ऐड किया, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया। 1 में मैं 0 ऐड करूँगी तो मुझे 0 ही मिलेगा। तो यहाँ 3 तक तो आपकी कोई भी कैरी नहीं आई, लेकिन जब मैं 1 में 1 ऐड करूँगी तो आपका क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये जो 0 है ये आपका क्या है, एज ए आउटपुट है, और ये 1 जो है ये आपकी क्या है, कैरी। तो कैरी की जगह आपका ये 1 चला जाएगा और सम में आपका क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है हम इसकी ट्रूथ टेबल लिखते हैं। ट्रूथ टेबल क्लियर हुई। ए बी तो वही है, दो इनपुट हमने ली, क्योंकि 2 बिट एडर हाफ एडर होता है। तो 2 0 को हमने ऐड किया तो 0 आपको सम मिला। 0 1 को ऐड किया 1 मिला। 1 0 को ऐड किया आपको 1 मिला, और 1 1 पे आपको 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ये जो टेबल है, यानी कि जो सम वाली जो टेबल है वो किसकी है, सेम जब आपकी आउटपुट होती है तो आपको क्या मिलता है, 0, और जब आपकी डिफरेंट आउटपुट होती है तो आपको क्या मिलता है, 1। तो ये कौन सा गेट बताता है, आपका एक्सोर गेट बताता है। एक्सोर गेट में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास सेम आउटपुट होगी तो हमें 0 मिलेगा, डिफरेंट आउटपुट होगी, मिनिमम ओड भी होगी, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यही होता है ना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो सम में आप क्या लिखोगे, ए एक्सोर बी, और कैरी में देखो, कैरी किसका है, एंड गेट का, यानी कि ए और बी। एंड गेट की आउटपुट हो गई ना, ए डॉट बी।
तो ये जो है आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन होगी। तो आप देख भी सकते हो ए एक्सोर बी ए बार बी और प्लस ए बी बार और कैरी में आपका ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या किया, इसका मैं अगर एक सर्किट डायग्राम लिखूँ तो आप क्या क्या करोगे। एक आपने एक्सोर गेट लगाया, बिल्कुल लगाया, एक्सोर गेट आपने लगा दिया, ए सम के लिए ए एक्सोर बी कर दिया। और नीचे आपने क्या लगाया, एक एंड गेट लगाया। क्यों, क्योंकि हमें कैरी में क्या मिल रहा है, ए और बी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2 बिट इज हाफ एडर के लिए आप कितने गेट यूज करोगे। तो एक एक्सोर गेट यूज किया है और एक आपने क्या यूज किया, एंड गेट। क्लियर है सबको। तो यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। अब देखो, सॉरी, अब बात कर लेते हैं आपकी हाँ सॉरी, अब हम इसमें कई चीज़ें और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि हाफ एडर को में अगर हम नैंड गेट यूज़ करें तो हमें कितने नैंड गेट यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ध्यान से देखना, जब आप नैंड गेट या नोर गेट यूज़ करते हो हाफ एडर में, तो टोटल जो है आपको 5 नैंड गेट और 5 नोर गेट ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 5। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाफ एडर को मुझे इंप्लीमेंट करना है नैंड गेट से, तो इस केस में हम कितने नैंड गेट यूज करेंगे, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया आपका। देखो टोटल 1 2 3 4 और 5 आपने नैंड गेट यूज कर दिए। तो देखो चार गेट मैंने यूज किए, तो आपका क्या बना, ए एक्सोर बी बना। तो ये तो आपको पता भी होना चाहिए। और एक मैंने यूज किया, तो आपका क्या बना, एंड गेट बना। क्लियर है। अब देखो, इम्प्लीमेंट ऑफ हाफ एडर यूजिंग नोर गेट। हमने पहले देखा नैंड गेट से, अब हम देखेंगे नोर गेट से। अब नोर गेट से देखो, यहाँ पर भी टोटल जो है आपने 4 गेट यूज़ किए हैं। पहले 3 जो है आपने यूज़ किए एज अ कैरी, उसके लिए कैरी के लिए। नीचे जो है आपने किसके लिए यूज़ किया, सम के लिए। तो आप देख सकते हो टोटल आपने 5 नोर गेट यूज़ किए हैं। तो हाफ एडर को अगर हम नैंड या नोर गेट से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि नैंड और नोर गेट आपके क्या है, यूनिवर्सल गेट है और इनसे आप कुछ भी बना सकते हो। तो जो है आपको 5 दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो फुल एडर हमेशा याद रखना कि हम 3 इनपुट को ऐड करवाने के लिए किसको यूज़ करते हैं, फुल एडर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आउटपुट जो है आपको 2 ही मिलेंगी, सम और कैरी। ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। ऐसे मत कर देना कि हाफ एडर में मैंने 2 इनपुट दी थी तो मुझे 2 आउटपुट मिली थी, फुल एडर में मैं 3 इनपुट दे रही हूँ तो मुझे 3 आउटपुट मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है 3 इनपुट दे रहे हो तो आपको 2 ही आउटपुट मिलेंगी, सम मिलेगा और कैरी मिलेगा। क्लियर है। अब देखो ट्रूथ टेबल, ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने आपको लिखना भी बताया था कि हम क्या करेंगे, टोटल 8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 0 4 1। फिर जो है 4 आ गया आपका, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 आ गया, 2 0 2 1 2 0 2 1। फिर आपका 2 आ गया, तो मैं फिर क्या करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी, तो आपका क्या 1 आ जाएगा, तो 1 0 1 सॉरी 1 0 1 1 1 0 1 1। इस तरीके से जो है आपका ये इनपुट आपने लिख दी। आउटपुट में देखो, अब आउटपुट में किस तरीके से करोगे, आउटपुट में कैसे करेंगे, प्लस प्लस 0 0 को प्लस किया, 0 आया, 0 0 1 क्या आया, 1 आया। यहाँ पे भी क्या आया, 1 आया। यहाँ पे आपका 1 1 आ गया, 1 1 आ गया तो ऑब्वियसली आपका कैरी जाएगा, तो 0 और 1। फिर आपका 1 आया, फिर आपका क्या कहते हैं 1 और 1 आया, तो आपका क्या हो गया, 0 और 1 चला गया। 1 1 आया, अगेन 0 और 1 चला गया। 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैरी भी तो ऐड हो जाएगा ना, तो इसलिए दोनों जगह क्या आएगा, 1 1 आएगा। क्लियर है सबको। अब देखो इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो क्या बनेगी, यहाँ पे ये जिसका डायग्राम है इस तरीके से बना हुआ है। तो सम में जो है आपका ए एक्सोर बी एक्सोर सी आएगा और कैरी में आपका आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर फुल एडर मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, 2 हाफ एडर का यूज़ करूँगी प्लस एक और गेट का यूज़ करूँगी। तो ये चीज़ ये पूछ ले कि अगर आप फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप किसका यूज़ करोगे, 2 हाफ एडर का और एक किसका यूज़ करोगे, और गेट का। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और नोर गेट आपको कितने यूज़ करने पड़ेंगे, 9। अगर फुल एडर की बात आए तो आपको 9 यूज़ करने पड़ेंगे, हाफ एडर की बात आए तो 5 करने पड़ेंगे और दोनों में ही सेम गेट यूज़ होंगे। ठीक है, तो फुल एडर बनाने के लिए आपको 2 हाफ एडर और एक जो है और गेट की ज़रूरत है, या फिर 2 एक्सोर गेट। वहाँ पे एक एक्सोर गेट यूज़ हो रहा था, 2 हाफ एडर आ गए। और वहाँ पे जो है आपका क्या यूज़ हो रहा था, एक जो है नैंड गेट यूज़ हो रहा था, एक एंड गेट यूज़ हो रहा था। बट यहाँ पे जो है आपके 3 नैंड गेट हैं और एक जो है और गेट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका डायग्राम आएगा। आगे चलो।
डाउट हो तो भैया आप पूछ सकते हो। एडर हमारा कंप्लीट हो चुका है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे ज़्यादा डीप में अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डिजिटल की ही बात करूँ तो आपको कम से कम करने के लिए 1 महीना लग जाएगा, और हम जो है 3-4 दिन में ही डिजिटल को कवर अप कर रहे हैं। इसी में आपको डिजिटल को बहुत अच्छे से करना है। अब देखो हाफ सबट्रैक्टर क्या कहता है। ये भी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होता है जो सबट्रैक्ट करता है 2 बिट को, प्रोड्यूस करता है डिफरेंस एंड बोरो। तो यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, एक तो माइनस करवाते हैं, तो माइनस करवाएंगे तो उसको डिफरेंस कहेंगे। और जो आप बोरो लेते हो, किसी से उधार लेते हो कि भैया अभी थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ उधार दे दे, बाद में जो है मैं तेरा रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ पे ये बोरो वही है। ठीक है, तो ए और सी हाफ सबट्रैक्टर हो गया, डिफरेंस और बोरो यहाँ पर ये हो गया। तो ये जो है आपका किसका डायग्राम है, हाफ सबट्रैक्टर का। क्लियर है। अब देखो लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। लॉजिक डायग्राम क्या होगा हाफ सबट्रैक्टर का। तो यहाँ पे लॉजिक डायग्राम देखो, ये आपका डिफरेंस है और ये जो है आपका एक नैंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये आपका बोरो है। तो यहाँ पे देखो ए बी बार है, तो यहाँ पे आपका नोट लग गया। ठीक है, ये आपका एंड गेट हो गया। एंड गेट भी आपने ए बी, और फिर यहाँ पे बी पे इसने क्या लगा दिया, ए का बार हो गया। ठीक है, ए का बार यहाँ पे नोट गेट पे आ गया। तो इस तरीके से जो है इसने यहाँ पर क्या लगाया है, बोरो लगाया है। ठीक है, पीछे जो है यहाँ पर नोट गेट लगा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, नैंड गेट है। तो क्लियर है यहाँ से। तो टोटल जो है, अगर आप नैंड गेट यूज़ करते हो तो टोटल आपको 5 यूज़ करने पड़ेंगे, नोर गेट यूज़ करते हो तो भी आपको जो है 5 गेट यूज़ करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ साफ है कि हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर आप कोई भी बनाओ यूजिंग नैंड गेट और नोर गेट, तो आपको कितने गेट यूज़ करने पड़ेंगे, 5-5 गेट यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। आउटपुट क्लियर है। ठीक है, इसके बाद देखो फुल सबट्रैक्टर क्या होता है। सबट्रैक्टर पे क्वेश्चन वैसे रेयर ही आता है, सबट्रैक्टर पे क्वेश्चन नहीं आता है, तो बस लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, बाई चांस आ जाए तो आप इस टॉपिक को भी ना छोड़ें। इट इज़ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग 3 बिट, नेमली माइंड बिट, सबट्रेंडेड बिट एंड बोरो बिट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिट होते हैं। आजकल सबट्रैक्टर की जगह हम एडर का ही यूज़ कर लेते हैं। लाइक माइनस भी करना है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस माइनस ए मतलब माइनस बी, मतलब इसके पीछे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। तो आजकल सबट्रैक्टर का वैसे भी कम यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी 3 बिट होता है। ये आपका डिफरेंस है, ये आपका बोरो है। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। डिफरेंस देखो, ए एक्सोर बी एक्सोर सी सेम हो गया, और यहाँ पे बोरो में ए बार बी प्लस ए बार सी, बी सी प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए एक्सोर बी डॉट सी। ठीक है, तो ये जो है आपका बोरो है। नोट याद रखना, फुल सबट्रैक्टर के लिए आपको 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट की जरूरत है। और इम्प्लीमेंट करें अगर हम नैंड या नोर गेट से, तो टोटल आपको 9 गेट ही लगेंगे, जैसे कि फुल एडर में लगते हैं। तो हाँ, आई होप आपको ये सबट्रैक्टर और एडर वाला जो है टॉपिक क्लियर हुआ होगा। डाउट है तो पूछ सकते हो। इससे ज़्यादा टीजीटी पीजीटी में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है। आता है तो यही पूछा जाता है कि हाफ एडर में कितने गेट यूज़ होंगे, फुल एडर में कितने होंगे। सबट्रैक्टर में तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, या फिर आप इनका डायग्राम या सर्किट कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। अब देखो आपका मल्टीप्लेक्सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक तो सबसे पहले आपको इसकी जो है डेफिनेशन याद रखनी है कि ये जो नंबर ऑफ इनपुट मल्टीपल इनपुट लेता है, लेकिन आउटपुट जो है वो आपको सिंगल प्रोवाइड करता है। तो एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है दैट सेलेक्ट बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द मैनी इनपुट लाइन्स एंड डायरेक्टली इट टू द सिंगल आउटपुट लाइन। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर जो है ये आपकी यूनिवर्सल गेट की तरह होता है। मल्टीप्लेक्सर से हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे नैंड या नोर से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लेक्सर से हम जो है कोई भी चीज़ बना सकते हैं। Selection of particular input line is controlled by a set of selection lines. Multiplexer is also called many to one. Multiplexer के काफ़ी सारे नाम हैं, ये आपको अच्छे से देखने हैं। मैनी टू वन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इनपुट होती है, एक आउटपुट देता है, तो ऑब्वियसली मैनी टू वन कहेंगे। डेटा सेलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सर्किट होता है, और पैरेलल डेटा सीरियल होता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट ओवर अ स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल्स और लाइन्स। इट इज़ अब्रीविएटेड एज मैक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ट्रांसमिट लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो किस लिए यूज़ करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल्स और लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2n इनपुट्स लाइन हो गई, n सिलेक्शन लाइन हो गई। तो यहाँ पे आपको n सिलेक्शन लाइन नीचे से मिलेंगी, एक जो है आपको आउटपुट मिलती है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट आपको मिलती है। ठीक है,
क्लियर है? ये डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नीचे से ये जो है आपकी सिलेक्शन लाइन हो गई, ये जो है आपकी इनपुट हो गई और ये जो है आपकी आउटपुट हो गई, यानी कि 2 की पावर n। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, n आपका लाइक अगर 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, एक आउटपुट आपको मिलेगी। क्लियर है? तो m इज इक्वल टू 2 की पावर n इम्प्लाइज n इज इक्वल टू log m वेयर द नंबर ऑफ डेटा इनपुट एंड नंबर ऑफ सिलेक्टेड लाइन्स। ठीक है, तो उसी के थ्रू जो है हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं। आगे देखो, 2x1 मल्टीप्लेक्सर। 2x1 मल्टीप्लेक्सर में हम क्या करते हैं, ये इसका लॉजिक डायग्राम है। नैंड और नोर गेट हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। ये आपका मल्टीप्लेक्सर है, डायरेक्ट सिंपल इस तरीके से लिखते हैं। इसकी यूनिवर्सल जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो है आपकी सिलेक्शन लाइन है, एस जो है आपकी सिलेक्शन लाइन है, ये जो है आपकी आउटपुट लाइन है। ठीक है, तो सिलेक्शन लाइन I0 लाइक एक बार 0 है, एक बार ये 1 है, तो ये एक बार क्या करेगा, एस 0 से होगा, एक बार आपका किससे होगा, 1 से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका आउटपुट यहाँ पर जो है इसकी इक्वेशन है इस तरीके से बनती है और देन आपको आउटपुट मिलेगी। क्लियर है? अब ये जो टेबल्स हैं दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, कुछ भी करना, लेकिन ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि गिवन अगर आपको 2x1 मल्टीप्लेक्सर गिवन है और बोला जाता है कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट करो, तो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कितने यूज़ करने पड़ेंगे, 3। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे 4x1 है तो आपको 3 है, यहाँ पे 8x1 है तो 7 है, 16x1 है तो 15 है, 64x1 है तो 63 है, तो 64x1 है अगर। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको सिर्फ 2x1 ही जो मल्टीप्लेक्सर गिवन है और यहाँ पे इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आता रहे, तो आप इसमें से क्या करोगे, एक माइनस करते जाओगे और देन जो है उतने मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। अगर 2n-1 मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट करना है 2x1 से, तो आपको 2n-1 जो है नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, लाइक यहाँ पे देखो, अगर मैं ये डायग्राम 2n-1 तो 2 की पावर n कितना है, 2 की पावर 2-1 तो 4-1 दैट इज 3। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से देखना है। अब देखो ये जो सेकंड जो है इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है आपको सेम मल्टीप्लेक्सर गिवन नहीं है। सबसे पहले आपको दिया 2x1 और इम्प्लीमेंट आपको करने को बोला 4x1, तो यहाँ पर भी सेम आपको 3 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट में आपको 4x1 मल्टीप्लेक्सर दिया है और आपको इम्प्लीमेंट करना है 16x1, तो आप क्या करोगे भाई, कितना करोगे, 4+1 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब आगे देखो 4x1 मल्टीप्लेक्सर आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, दिया हुआ है और इम्प्लीमेंट करवाना है 64x1, तो किस तरीके से करवाओगे, 16 + 4 + 1 दैट इज 21। 8x1 आपको करना है 64x1 से, तो 8 + 1 दैट इज 9 और 8x1 256 थे, तो 32 + 4 + 1 टोटल आपका कितना हो जाएगा 37। तो ये जो टेबल है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। इसके बाद देखो डी मल्टीप्लेक्सर क्या कहता है। डायरेक्ट सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन देखनी है। मल्टीप्लेक्सर जो है मल्टीपल इनपुट लेगा, एक आउटपुट आपको देगा। डी मल्टीप्लेक्सर जो है इसके अपोजिट होता है, एक इनपुट लाइन लेता है और एन इनपुट लाइन्स हो गई और 2n की पावर जो है यहाँ पर आउटपुट लाइन्स आपको मिलेंगी। नीचे जो है अगेन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लाइन्स जो है वो देनी पड़ेंगी, देन जो है आप अपनी आउटपुट को अच्छे से यूज़ कर सको। ये देखो 1x1 डी मल्टीप्लेक्सर का यहाँ पर आपको D0 D1 मिला, एस जो है आपकी सिलेक्टेड लाइन है और यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगी अगेन सेम मिलेगी, एस की बार आई, D1 जो है आपका क्या हो जाएगा एस और आई। ये जो है आपकी ट्रुथ टेबल यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद देखो सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होगा, दो आपने एंड गेट यूज़ किया और एक आपने नोट गेट यूज़ किया 1x2 डी मल्टीप्लेक्सर में। इसके बाद देखो 1x4 में आप कितना, 2 सिलेक्शन लाइन यूज़ कर रहे हो और 4 जो है आपके पास आउटपुट हैं और जो इस तरीके से जो है वर्क करेंगी, यानी कि 001 001 0 यहाँ पर हम जो है S1 और S0 की जो है वैल्यू डिफाइन करेंगे कि कितना ले रहे हैं। जब हम इसको पर्टिकुलर सोल्व करेंगे तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?
अब देखो ट्रुथ टेबल ऑफ 1 into 4 डी मल्टीप्लेक्सर। ट्रुथ टेबल क्या होगी? सेम है आपका, वन आपने इनपुट है, आपके पास सेलेक्ट लाइन्स है 0 1 1 0 1 1 0 1 1, और ये जो है आपको आउटपुट यहाँ पर मिलेंगी। ये जो है आपका सर्किट डायग्राम होगा 1 into 4 डी मल्टीप्लेक्सर का। ये जो है आपकी सिलेक्शन लाइन है, और इस तरीके से जो है यहाँ से आपको आउटपुट मिलेंगी। क्लियर है? इसके बाद देखो डी मल्टीप्लेक्सर यूजिंग अनदर डी मल्टीप्लेक्सर। अगर डी मल्टीप्लेक्सर को हम डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करके बनाए तो क्या, यहाँ पे देखो 1 into 2 आपको दिया हुआ है, 1 into 4 बना रहे हो तो 3, 1 into 2 दिया हुआ है, 1 into 8 बनाओगे तो 7, 1 into 2 दिया हुआ है, 1 into 16 बनाओगे तो 53, और 1 into 2 दिया हुआ है 64 बनाओगे 63, और 1 into 2 2 की पावर n है तो 2n-1, और 1 into 4 से अगर 1 into 6 को मल्टीप्लाई इम्प्लीमेंट करवाओगे तो आपको टोटल जो है कितने की ज़रूरत होगी? 5 की। क्लियर है? कितने डी मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे? 5। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो डिकोडर क्या होता है। डिकोडर भी जो है इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, डेफिनेशन भी पूछ लेता है, अभी तक तो इतना ज़्यादा आया नहीं है। डिकोडर जो है एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कन्वर्ट करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इनपुट लाइन्स टू मैक्सिमम 2n यूनिक आउटपुट लाइन्स। इफ द n बिट डिकोडेड इन्फॉर्मेशन हैज़ unused or don't care combination, the decoder output will have fewer than 2n output। decoder presented here are in 2m lines। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप n इनपुट लेते हो, n इनपुट दोगे और जो आउटपुट है वो आपको 2 की पावर n में मिलेगी। तो ये जो है कुछ कुछ आपका किस तरीके से है, डी मल्टीप्लेक्सर की तरह ही है कि यहाँ पर जो है आपको मल्टीपल इनपुट मिलती हैं, और आउटपुट जो है वो आपको क्या देनी पड़ेगी? सिंगल। मल्टीप्लेक्सर में क्या था? मल्टीपल इनपुट थी और एक जो है आपकी आउटपुट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? आपकी n इनपुट है और 2 की पावर n जो है आउटपुट है। ये डायग्राम्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखो ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आपकी ये है 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 जो है आपका 1000 हो जाएगा। क्लियर है? ये 2 into 4 डिकॉर्डर है ट्रुथ टेबल। इसके बाद देखो 2 into 4, यहाँ पे जो है y0 जो है आपका क्या हो जाएगा? a बार b बार a बार b a b बार और a b जो है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब देखो एनकोडर आपका क्या कहता है। एनकोडर में क्या होता है? 2n की पावर इनपुट में जो है आपकी इनपुट होती है और n जो है आपकी आउटपुट होती है। ये जो है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन इनटू कोडेड फ्रॉम बाइनरी। ये जो है आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कन्वर्ट करेगा इंफॉर्मेशन को किसमें? कोडेड फ्रॉम बाइनरी। इट इज़ अ डिजिटल सर्किट द परफॉर्म द इनवर्स एप्लीकेशन ऑफ अ डिकोडर एन एनकोडर हैज़ 2n इनपुट लाइन्स एंड n जो है आउटपुट लाइन्स। एनकोडर में जो है आपकी 2 की पावर n जो है वो इनपुट लाइन्स होंगी और n जो है वो आपकी क्या होंगी? आउटपुट लाइन्स होंगी। ये अपोजिट होगा किसी डिकोडर से, जैसे मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर था। तो यहाँ से आप डायग्राम से और भी अच्छे से क्लियर कर सके होगे कि यहाँ पे देखो ये आपका एनकोडर है 2 की पावर n इंटू n, और सॉरी ये आपकी 2 की पावर n जो है ये इनपुट है और ये जो है आपकी आउटपुट है, और ये जो है एनेबल इनपुट, और यहाँ पे जो है आपकी सिलेक्शन लाइन आएंगी। क्लियर है? तो यही हमें आज डिस्कस करना था। आई होप आपको पूरा जो है कॉम्बिनेशन सर्किट वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी 5 साल के पेपर्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्वेश्चन आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमने जितना किया है उसमें से कितना कितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।